प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 12 चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और ये सेकेंड पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्या बदलती हुई आयु संरचना भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान कर रही है। जनसंख्या की आयु संरचना से जनसांख्यिकीय लाभ या लाभांश इस तथ्य के कारण मिल सकता है कि भारत इस समय विश्व भर में सबसे युवा देश में से एक है और आगे भी कुछ समय के लिए रहेगा। वर्ष 2000 में भारत की जनसंख्या 1/3 भाग 15 वर्ष की आयु से नीचे था। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र सिर्फ 29 साल होगी, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आयु 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप में 45 वर्ष और जापान में 48 वर्ष होगी। इसका अर्थ यह होगा कि भारत के पास काफ़ी बड़ा और बढ़ता हुआ श्रमिक बल होगा, जो समृद्धि तथा समृद्धि की दृष्टि से अप्रत्याशित लाभ प्रदान कर सकेगा। जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील यानी कमाने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। आयु की दृष्टि से कार्यशील जनसंख्या मोटे तौर पर 15 से 64 वर्ष की आयु की होती है। कार्यशील आयु वर्ग स्वयं अपना भरण पोषण तो करता ही है, साथ ही उसे अपने आयु वर्ग से बाहर के आयु वर्ग यानी बच्चों और वृद्धों को भी सहारा देना होता है, जो स्वयं काम नहीं कर सकते हैं और इसलिए पराश्रित होते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण आयु संरचना में होने वाले परिवर्तन पराश्रितता अनुपात को यानी जनसंख्या के अनर्जक न कमाने वाले आयु वर्ग और अर्जन यानी कार्यशील आयु वर्ग के बीच के अनुपात को कम कर देते हैं, जिससे समृद्धि होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस संभावना को वास्तविक समृद्धि में तभी बदला जा सकता है जब कार्यशील आयु वर्ग में शिक्षा और रोजगार के स्तरों में भी तदनुरूप वृद्धि होती जाए। यदि श्रमिक वर्ग में शामिल नए लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उनकी उत्पादकता नीचे रहेगी। यदि वे बेरोजगार रहते हैं तो वे बिल्कुल भी नहीं कमा सकेंगे और कमाने वालों के बजाय पराश्रितों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। अतः इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आयु संरचना में परिवर्तन आने से लाभ प्राप्त हो जाएंगे, जब तक कि योजनाबद्ध विकास के जरिए उनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाए। वास्तविक समस्या तो पराश्रितता अनुपात की परिभाषा को लेकर है। यह प्रत्यय कार्यशील व गैर कार्यशील आयु वर्गों के अनुपात के आधार पर होता है, न कि रोजगारी हैसियत पर। मूल बात यह है कि कार्यशील आयु वर्ग का व्यक्ति बेरोजगार भी हो सकता है। कार्यशील आयु वर्ग और बेरोजगार वर्ग के बीच का अंतर बेरोजगारी व अपूर्ण बेरोजगारी की स्थिति पर निर्भर है। बेरोजगारी या अपूर्ण बेरोजगारी श्रमिक बल के एक भाग को उत्पादक कार्य से बाहर रखती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों कुछ देश जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि कुछ और देश ऐसा नहीं कर पाते। आपके विचार से आयु संरचना का पीढ़ियों के बीच के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण के लिए, क्या उच्च पराश्रितता अनुपात युवा एवं बुजुर्ग पीढ़ियों के बीच अधिक तनाव की परिस्थितियां पैदा कर सकता है, अथवा क्या यह युवा एवं बुजुर्ग के बीच अधिक घनिष्ठ और नज़दीकी संबंध बनाएगा? इन प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा करें और कारण बताते हुए अपने निष्कर्ष की सूची तैयार करने का प्रयत्न करें। निसंदेह भारत के सम्मुख जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर द्वारा खुला है। आयु वर्गों के रूप में परिभाषित पराश्रितता अनुपात पर जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुल पराश्रितता अनुपात जो 1970 में 79 था, 2005 में गिरकर 64 पर आ गया है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह प्रक्रिया इस शताब्दी में आगे भी जारी रहेगी।
जिसके परिणामस्वरूप आयु आधारित प्रशिक्षुता अनुपात 2025 में 48 तक गिर सकता है, क्योंकि जनसंख्या में बच्चों का अनुपात आगे भी गिरता जाएगा। लेकिन यह प्रशिक्षुता अनुपात फिर बढ़ते हुए 2050 में 50 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि तब वृद्धजनों के अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। किंतु समस्या रोजगार की है। वर्ष 1999 से 2000 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों और भारतीय जनगणना 2001 के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के इलाकों में रोजगार पैदा करने, काम के नए अवसर उत्पन्न करने के दर में एक साथ भारी गिरावट आई है। यह स्थिति युवाओं के मामले में भी सही बैठती है। 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में रोजगार वृद्धि की दर 1987 से 1994 के बीच की अवधि में ग्रामीण और नगरीय दोनों इलाकों के पुरुषों के लिए लगभग 2.4% प्रति वर्ष थी। यह 1994 से 2000 के दौरान ग्रामीण पुरुषों के लिए घटकर 0.7% और नगरीय पुरुषों के लिए घटकर 0.3% के स्तर पर आ गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक युवा श्रमिक की ताकत द्वारा प्रस्तुत श्रम लाभ की संभावना को वास्तविकता में परिवर्तित नहीं कर सकता। आज भारत के सम्मुख अवसरों का जो जनसांख्यिकीय द्वार खुला है, उसका लाभ उठाने के लिए रणनीतियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन भारत का हाल का अनुभव यह बताता है कि बाजार की शक्तियाँ स्वयं यह सुनिश्चित नहीं कर पाती कि ऐसी रणनीतियों को कार्यान्वित किया जाएगा। जब तक आगे का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, संभव है कि हम उन संभावित लाभों को गंवा देंगे जो देश की बदलती हुई आयु संरचना फिलहाल हमें देने वाली है। भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक या लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जैसा कि ऊपर संकल्पनाओं संबंधी अनुभाग में कहा गया है, ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1000 से कुछ ऊपर ही रहती आई है। लेकिन जैसा कि सारणी 3 में स्पष्ट होता है, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात पिछली एक शताब्दी में कुछ अधिक समय से गिरता जा रहा है। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 972 थी, लेकिन 21वीं सदी के शुरू में स्त्री पुरुष अनुपात घटकर 933 हो गया है। पिछले 4 दशकों की प्रवृत्ति खास तौर पर चिंताजनक रही है। 1961 में स्त्री पुरुष अनुपात 941 था, जो घटते हुए अब तक के नीचे स्तर 927 पर आ गया। हालांकि 2001 में इसमें फिर मामूली सी बढ़ोतरी हुई। अगर हम 2011 की जनगणना का अनुमानित स्त्री पुरुष अनुपात को देखें तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियाँ हैं। लेकिन जनसांख्यिकीविदों, नीति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस विषय से जुड़े नागरिकों को वास्तव में जिस तथ्य ने डरा दिया है, वह है बच्चों के लैंगिक यानी बाल स्त्री पुरुष अनुपात में एकाएक आई भारी गिरावट। आयु विशेष से संबंधित स्त्री पुरुष अनुपात का लेखा जोखा रखने का काम 1961 में शुरू हुआ था। जैसा कि सारणी 3 में दर्शाया गया है, 0 से 6 आयु वर्ग का स्त्री पुरुष अनुपात जिसे बाल स्त्री पुरुष अनुपात कहा जाता है, आमतौर पर सभी आयु वर्गों के समग्र स्त्री पुरुष अनुपात में से काफ़ी ऊंचा आया है, लेकिन अब इसमें बड़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है। वस्तुतः 1991 से 2001 तक के दशक के आंकड़ों में यह असामान्यता दिखाई देती है कि समग्र स्त्री पुरुष अनुपात में जहां अब तक की सबसे अधिक 6 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन बाल स्त्री पुरुष अनुपात 18 अंकों का गोता लगाकर 945 से घटकर 927 के स्तर पर आ गया है। वस्तुतः 1991 से 2001 तक के दशक में आंकड़ों में असामान्यता दिखाई देती है। राज्य स्तरीय बाल स्त्री पुरुष अनुपात तो चिंता का और भी कारण प्रस्तुत करते हैं। कम से कम 9 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का बाल स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुष के पीछे 900 स्त्रियों में भी
कम है। इस संबंध में हरियाणा राज्य की स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि वहाँ का बाल स्त्री पुरुष अनुपात अविश्वसनीय रूप से 793, एकमात्र ऐसा राज्य जो 800 से नीचे है। पंजाब के बाद जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड आते हैं। जैसा कि नक्शा 2 में दिखाया गया है, उत्तर प्रदेश, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश सभी में यह अनुपात 925 से नीचे है, जबकि बड़े राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यह अनुपात 919 के राष्ट्रीय औसत से तो ऊपर है, पर 970 के स्तर के नीचे है। यहाँ तक कि केरल भी, जहाँ का समग्र स्त्री पुरुष अनुपात सर्वोत्तम रहा है, बाल स्त्री पुरुष अनुपात मामले में 964 के स्तर पर कोई अच्छी स्थिति भी नहीं है, जबकि 272 का उच्चतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे मैप के माध्यम से समझा जा सकता है राज्यवार बाल स्त्री पुरुष अनुपात 0 से 6 वर्ष का मानचित्र 2011। यहाँ पे 951 से अधिक पाया गया है छत्तीसगढ़ में, केरल में और पश्चिम बंगाल और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, और 926 से 950 इधर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया गया है। 901 से 925 उत्तर प्रदेश और बिहार में, और उससे भी कम यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड में 876 से 900 के बीच, और यहाँ पे 875 से कम पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली आदि में। जनसांख्यिकी विदों और समाजशास्त्रियों ने भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के कई कारण बताए। स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कारक जो पुरुषों की बजाय केवल स्त्रियों को ही प्रभावित करता है, वह है स्त्रियों का गर्भ धारण करना और फिर बच्चा पैदा करना। इसलिए यह प्रश्न उठना प्रासंगिक है कि क्या स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट का एक कारण यह हो सकता है कि केवल स्त्रियों को ही बच्चा पैदा करने में मौत की जोखिम उठानी पड़ती है, किंतु यह माना जाता है कि विकास के साथ मातृ मृत्यु दर में गिरावट आती है, क्योंकि विकास की बदौलत पोषण, सामान्य शिक्षा, जागरूकता के स्तर बढ़ते जाते हैं और साथ ही चिकित्सा और संचार की सुविधाओं का उपलब्धता में सुधार होता जाता है। निस्संदेह भारत में भी मातृ मृत्यु दरें घटती जा रही है, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अब भी ऊंची बनी हुई है। इसलिए यह मुश्किल दिखाई देता है कि मातृ मृत्यु दरों के कारण स्त्री पुरुष अनुपात की हालत बिगड़ती गई है। एक अन्य तथ्य यह भी है कि बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट समग्र अनुपातों के मुकाबले अधिक तेजी से आई है। इसलिए समाज विज्ञानियों का विश्वास था कि इस गिरावट के कारण को बालिका शिशुओं यानी बच्चियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार में खोजना होगा। बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के अनेक कारण हैं, जैसे शैशवावस्था में बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा, जिससे उनकी मृत्यु दरें ऊंची हो जाती है, लिंग विशेष के गर्भपात, जिससे बच्चियों को पैदा ही होने नहीं दिया जाता, और बालिका शिशु की हत्या अथवा धार्मिक या सांस्कृतिक अंधविश्वासों के कारण शैशवावस्था में ही बच्चियों की हत्या। इनमें से प्रत्येक कारण एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा करता है। इस बात के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं कि ये सब कारण भारत में कार्य करते रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में बालिका हत्या की प्रथाएं प्रचलित बताई जाती है, जबकि ऐसी आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिनकी सहायता से गर्भावस्था की प्रारंभिक स्थितियों में यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भस्थ शिशु लड़का होगा या लड़की। सोनोग्राम यानी अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी पर आधारित एक्सरे जैसा नैदानिक उपाय, जो मूल रूप में भ्रूण के जननिक या अन्य विकारों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया था, अब संभवतः भ्रूण के लिंग का पता लगाने और चयनात्मक आधार पर बालिका भ्रूण को गर्भ में नष्ट कर देने के लिए काम में लाया जाने लगा है। कुछ क्षेत्रों में बाल स्त्री पुरुष अनुपातों का नीचा स्तर इस तर्क का समर्थन करता प्रतीत होता है।
आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि न्यूनतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात भारत के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2018 से 19 इसी तरह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी प्रति व्यक्ति आय बहुत उच्च है, लेकिन उन्हीं राज्यों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात बहुत निम्न है। इसीलिए चयनात्मक गर्भपातों की समस्या गरीबी या अज्ञान अथवा संसाधनों के अभाव के कारण उत्पन्न नहीं हुई। उदाहरण के लिए, यदि दहेज प्रथा के कारण माता पिता को अपनी बेटियों के विवाह में देने के लिए दहेज के रूप में मोटा भुगतान करना पड़े, तो समृद्धशाली और धनाढ्य माता पिता ऐसा दहेज देने में पूरी तरह समर्थ होंगे। किंतु देखने में आया है कि सबसे अधिक समृद्धशाली क्षेत्रों में ही स्त्री पुरुष अनुपात सबसे नीचा है। यह भी संभव है कि हालांकि अभी इस मुद्दे पर अनुसंधान चल रहा है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध परिवार अपेक्षाकृत कम अक्सर 1 या 2 बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार ही लड़का या लड़की पैदा करना चाहेंगे। अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण ऐसा करना संभव हो गया है। हालांकि सरकार ने कठोर कानून बनाकर इस पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माने और कारावास के दंड का भागी बना दिया है। प्रसव पूर्व नैदानिक प्रवृत्तियाँ दुरुपयोग का विनियमन और निवारण अधिनियम कानून, यह कानून 1999 से लागू है। इसे 2003 में और अधिक प्रबल बना दिया गया है। तथापि बालिका उच्च बच्चों के विरुद्ध पूर्वाग्रह जैसी समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान समाज में उत्पन्न होने वाली अभिवृद्धियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। हालांकि नियम एवं कानून भी इसमें मदद कर सकते हैं। अपने देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का सूत्रपात हाल ही में भारत सरकार ने किया है। यह बाल स्त्री पुरुष अनुपात को बढ़ाने के लिए एक कारगर नीति साबित हो सकती है। साक्षरता। शिक्षित होने के लिए साक्षर होना जरूरी है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी, आजीविका के विकल्पों के बारे में उसमें उतनी ही अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी और लोग ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में उतना ही अधिक भाग ले सकेंगे। उसके अलावा साक्षरता से स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता आती है और समुदाय के सदस्यों की सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता के स्तरों में काफ़ी सुधार आया है एवं हमारी जनसंख्या का 2/3 हिस्सा साक्षर है। फिर भी साक्षरता दर को भारत की जनसंख्या समृद्धि दर के साथ मुकाबला करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर अब भी काफ़ी ऊंची बनी हुई है। इसीलिए नई पीढ़ियों को साक्षर बनाने के लिए अवश्य ही अत्यधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ियाँ संख्या की दृष्टि से पहले के मुकाबले बहुत धीमी गति से कुछ छोटी होती जा रही है। इसी अध्याय में पहले आयु संरचना और जनसंख्या पिरामिडों के बारे में जो चर्चा की जा चुकी है उसे याद करें। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों तथा सामाजिक समूहों में साक्षरता की दरों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि सारणी 4 में देखा जा सकता है, स्त्रियों में साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से लगभग 16.3% कम है। हालांकि स्त्रियों में साक्षरता पुरुषों के मुकाबले अधिक तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण यह भी है कि स्त्रियों में साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक नीचे स्तरों से बढ़नी शुरू हुई है। इस प्रकार स्त्रियों की साक्षरता दर में 1991 से 2001 तक की अवधि में लगभग 16.3% की दर से वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों के मामले में साक्षरता दर 10.4% से कुछ कम बढ़ी है। सन 2011 की जनगणना के दर्ज आंकड़ों के अनुसार कुल साक्षरता लगभग 8% तक बढ़ी है। पुरुषों में यह करीब 5% तक, जबकि स्त्रियों में यह करीब 10% तक बढ़ी है। अतः हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के मामले में साक्षरता दर अभी भी अधिक बढ़ रही है। विभिन्न सामाजिक समूहों में भी साक्षरता की दरों में अंतर पाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सुविधा वंचित समुदायों में साक्षरता की दरें नीचे रही हैं और इन समुदायों में स्त्रियों की साक्षरता दरें तो और भी नीची है। इस मामले में विभिन्न क्षेत्रों के बीच भारी असमानता है। एक और यहाँ केरल जैसे कुछ राज्य
जनिन साक्षरता के स्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं बिहार जैसे कई राज्य इस मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। साक्षरता की दर में पाई जाने वाली असमानताएं इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनकी वजह से पीढ़ियों के बीच भी असमानताएं उत्पन्न होती हैं। निरक्षर माता पिता यह सुनिश्चित करने की सुविधा से और ज़्यादा वंचित हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षित हैं, इसलिए यह असमानताएं आगे भी शाश्वत रूप से बनी रहती है। ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। भारत की अधिकांश जनता हमेशा ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहती आई है और यह स्थिति आज भी सही है। 2001 की जनगणना में पाया गया है कि हमारी जनसंख्या का 72% भाग आज भी गांवों में रहता है और 28% भाग शहरों और कस्बों में। वहीं सन 2011 में नगरीय जनसंख्या बढ़कर 31.2% हो गई है और ग्रामीण जनसंख्या कम होकर 68.8% रह गई है। जैसा कि सारणी 5 में दिखाया गया है, नगरीय जनसंख्या का हिस्सा बराबर बढ़ता जा रहा है, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 11% था, पर अब 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में 28% हो गया है। इस प्रकार इसमें लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। प्रश्न केवल संख्या का ही नहीं है। आधुनिक विकास की प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती है कि कृषि आधारित ग्रामीण जीवन शैली का आर्थिक और सामाजिक महत्व उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली के महत्व की अपेक्षा घटता रहे। यह तथ्य मोटे तौर पर समस्त विश्व पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी लागू होता है। सारणी ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या को दिखाया गया है। एक समय में कृषि देश के समग्र आर्थिक उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देती थी, लेकिन आज सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान केवल 6वां भाग रह गया है। यद्यपि हमारी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अपनी आजीविका कृषि से ही चलाती है, पर वह जो उत्पादन करते हैं उसका अपेक्षित आर्थिक मूल्य अत्यधिक घट गया है। यहाँ तक कि गांव में रहने वाले अधिक से अधिक लोग अब शायद खेती या यहाँ तक कि गांव में काम नहीं करते। ग्रामीण लोग परिवहन सेवा व्यवसाय या शिल्प निर्माण जैसे खेती के से अलग भिन्न ग्रामीण व्यवसायों को अधिकाधिक अपनाते जा रहे हैं। यदि उनका गांव किसी नगर के काफ़ी पास हो तो गांव में रहते हुए भी काम करने के लिए रोजाना उस निकटतम नगरीय केंद्र में जाते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली और उपभोग के स्वरूपों की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उनमें भी वैसा ही उपभोगपूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। जन संक्रमण और जनसंचार के साधन अब ग्रामीण तथा नगरीय इलाकों के बीच की खाई को काटते जा रहे हैं। पहले भी ग्रामीण इलाके बाजार की ताकतों की पहुंच के कभी भी अछूते नहीं रहे और आज जो स्थिति यह है कि वे उपभोक्ता बाजार के साथ बड़ी घनिष्ठता से जुड़ते जा रहे हैं। बाजारों की सामाजिक भूमिका पर अध्याय 4 में चर्चा की जाएगी। नगरीय दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो नगरीकरण में हो रही तेज समृद्धि यह दर्शाती है कि कस्बे या शहर ग्रामीण जनता को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। जिन लोगों को ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त काम नहीं मिलता, वे काम की तलाश में शहर चले जाते हैं। गाँवों में नगरों की ओर प्रवासन की गति में इसलिए भी तेजी आई है क्योंकि गाँव में तालाबों, वन प्रदेशों और गोचर भूमियों जैसे साझी संपत्ति के संसाधनों में बराबर कमी आती रही है। पहले साझे संसाधनों से गरीब लोग गाँव में गुजारा कर लिया करते थे, हालांकि उनके पास ज़मीन कम या बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। अब ये संसाधन निजी संपत्ति के रूप में बदल गए हैं अथवा खत्म हो गए हैं। तालाब होकर या तो सूख गए या उनसे पर्याप्त मात्रा में मछली नहीं मिलती। जंगल या तो काट डाले गए हैं या गायब हो गए हैं। अब जबकि लोगों के पास ये संसाधन नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ऐसा बहुत सी चीज़ें जो उन्हें पहले मुफ्त में मिलती थी, जैसे ईंधन, चारा या अन्य अनुपूरक खाद्य वस्तुएं, अब बाजार में खरीदनी पड़ती हैं, तो उनकी कठिनाई बढ़ जाती है।
कठिनाई की यह हालत इस तथ्य से और भी खराब हो जाती है कि नगद आमदनी कमाने के अवसर गांवों में कम हो गए। अपने विद्यालय में यह पता लगाने के लिए एक छोटा सा सर्वेक्षण करें कि आपके साथी छात्रों के परिवार कब यानी कितनी पीढ़ियों पहले शहर में रहने के लिए आए थे। परिणामों की तालिका बनाकर उनके बारे में कक्षा में चर्चा करें। आपके द्वारा किया गया सर्वेक्षण ग्रामीण नगरीय प्रवचनों के बारे में आपको क्या बताता है? कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से भी पसंद करते हैं, जैसे कि शहरों में गुमनामी की ज़िंदगी जी जा सकती है। इसके अलावा यह तथ्य कि नगरीय जीवन में अपरिचितों से संपर्क होता रहता है कुछ विभिन्न कारणों से लाभकारी साबित हो सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सामाजिक रूप से पीड़ित समूहों को शहरी रहन सहन कुछ हद तक रोज़मर्रा की उस अपमानजनक स्थिति से बचाता है जो उन्हें गाँव में भुगतना पड़ती है, जहां हर कोई उनकी जाति से उन्हें पहचानता है। शहरी जीवन की गुमनामी के कारण सामाजिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली ग्रामीण समूहों के अपेक्षाकृत गरीब लोग शहर में जाकर कोई भी नीचा समझा जाने वाला काम करने से नहीं हिचकिचाते, जिसे वे गांव में रहते हुए बदनामी के डर से नहीं कर सकते थे। इन सभी कारणों से शहर ग्रामीणों के लिए आकर्षक गंतव्य बन गए हैं। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे शहर जनसंख्या के इस प्रवाह के प्रमाण है। स्वतंत्रोत्तर काल में नगरीकरण की तेज रफ्तार से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। जहां नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है, उसके अंतर्गत सबसे विराट शहर मेट्रोपोलिस ही सबसे अधिक तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। ये महानगर ग्रामीण क्षेत्रों एवं साथ ही साथ छोटे कस्बों के प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस समय भारत में कुल मिलाकर 5,161 कस्बे और शहर है जिनमें 28.60 करोड़ लोग रहते हैं। किंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि नगरीय जनसंख्या का 2/3 से भी अधिक भाग 27 बड़े शहरों में रहता है, जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। स्पष्टतः भारत में अपेक्षाकृत बड़े शहरों की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि नगरीय आधारभूत सुविधाएं उतनी तेज़ी से शायद ही बढ़ सकें। इन शहरों पर जनसंचार के माध्यमों का ध्यान प्रमुख रूप से अधिक केंद्रित रहने में भारत का सार्वजनिक चेहरा ग्रामीण की बजाय अधिकाधिक नगरीय होता जा रहा है। तथापि देश में राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्रामीण इलाके आज भी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। भारत की जनसंख्या नीति। इस अध्याय में की गई चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि जनसंख्या की गतिशीलता एक महत्वपूर्ण विषय है और यह एक राष्ट्र के विषय की संभावनाओं को और वहाँ की जनता के स्वास्थ्य और कल्याण को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। यह विशेष रूप से उन विकासशील देशों के मामले में अधिक सही है जिन्हें इस संबंध में विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि भारत पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से एक आधिकारिक जनसंख्या नीति का पालन करता रहा है। वास्तव में भारत ही संभवतः ऐसा पहला देश था जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक ठोस रूप धारण किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे हैं। जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना है। प्रारंभिक दिनों में इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या समृद्धि की दर को धीमा करना, जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना और जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में आम लोगों की जागरूकता बढ़ाना। पिछले लगभग 50 वर्षों में भारत में जनसंख्या के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा बॉक्स 2.4 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकालीन की अवधि 1975 से 76 में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। इस आपातकालीन स्थिति में सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रियाएं निलंबित रही और विशेष कानून और अध्यादेश संसद में पारित करवाए बिना ही सीधे सरकार द्वारा लागू किए गए। इस आपातकाल में सरकार ने बड़े पैमाने पर जोर जबरदस्ती से वंध्यकरण
का एक कार्यक्रम लागू करके जनसंख्या की समृद्धि दर को नीचे लाने का प्रयत्न किया। यहाँ वंध्यकरण का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों से है जिनके द्वारा गर्भाधान और शिशु जन्म को रोका जा सकता है। पुरुषों के मामले में उपयोग में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नसबंदी और स्त्रियों के लिए काम में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नलिकाबंदी ट्यूबोटोमी कहा जाता है। अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों का भारी संख्या में जोर जबरदस्ती से वंध्यकरण किया गया और सरकारी कर्मचारियों जैसे स्कूली अध्यापकों या दफ्तरी बाबू पर भारी दबाव डाला गया कि वे लोगों को वंध्यकरण के लिए आयोजित शिविरों में लाएं। भारत की जनसांख्यिकी संक्रमण। भारत की जनगणना के आंकड़े भारतीय जनसंपर्क महासंघ से पता चलता है कि 1991 के बाद में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। 1990 में एक महिला औसत 3.8 बच्चे को जन्म देती थी, वहीं आज यह कम होकर 2.7 बच्चे प्रति महिला हो गए हैं। हालांकि प्रजनन क्षमता और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है, लेकिन भारत की जनसंख्या वृद्धि का तीव्र गति के कारण 2050 तक इसके 1.6 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या की गति ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां प्रजनन की उम्र में महिलाओं की बड़ी संख्या अगली पीढ़ी के दौरान जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। रुक जाइएगा। भले ही यह पिछली पीढ़ियों से एक बच्चा की कम संख्या के रूप में हो, इसके अतिरिक्त पिछले 4 दशकों में क्रूर मृत्यु दर और क्रूर जन्म दर गिरावट दर्शाती है कि भारत एक संक्रमणकालीन चरण के आगे प्रगति कर रहा है। 1950 से 1990 तक VCR की गिरावट CTR में आई गिरावट की तुलना में कम तीव्र थी। हालांकि 1990 के दौरान CBR में आई गिरावट CDR से आई गिरावट की तुलना में तेज रही है, जिसकी परिणति आज 1.6% की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर के रूप में हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के महत्वपूर्ण लक्ष्य। नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से GDP के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में यह GDP का 1.04% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करना। 2022 तक प्रमुख वर्ग में रोगों की व्यापकता तथा उसके रुझान को मापने के लिए विकलांगता समायोजित आयु वर्ष डेली सूचकांक की नियमित निगरानी करना। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 पर लाना। वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करना तथा MMR के वर्तमान स्तर को वर्ष 2020 तक घटाकर 100 करना। नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष 2025 तक घटाकर 1 अंक में लाना। वर्ष 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसे HIV/AIDS के लिए 90-90-90 के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात HIV पीड़ित सभी 90% लोग अपनी HIV स्थिति के बारे में जानते हैं। सभी 90% HIV संक्रमण से पीड़ित लोग स्थायी एंटीरोवायरल चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं तथा एंटीरोवायरल चिकित्सा प्राप्त करने वाले सभी 90% लोगों में वायरल रोकथाम होगा। 6 रोग के नए स्पुटम पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखने तथा नए मामलों में कमी लाना ताकि वर्ष 2025 तक इसे समाप्त किया जा सके। वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता की व्यापकता को घटाकर 0.25 से 1000 करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करना। हृदय वाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को वर्ष 2025 तक घटाकर 25% करना। 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग मौजूदा स्तरों से 50% बढ़ाएं। प्रसव पूर्व देखभाल कवरेज 90% से ऊपर और जन्म के समय कुशल उपस्थिति 2025 तक 90% से अधिक हो।
2025 तक 1 वर्ष की आयु के नवजात शिशु 90% से अधिक पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो। 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर 90% से ऊपर परिवार नियोजन को आवश्यकता को पूरा करना। घरेलू स्तर पर उच्च रक्तचाप और मधुमेह से ग्रस्त लोगों को 2025 तक 80% नियंत्रित रोगों की स्थिति में लाना। वर्तमान तंबाकू के उपयोग को 2020 तक 15% और 2025 तक 30% तक घटाना। 2025 तक 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों में स्टंट करवाने के प्रचलन में 40% की कमी लाना। 2020 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध करवाना। 2020 तक 334 प्रति लाख कृषि श्रमिकों की व्यवसाय संबंधी चोटों को वर्तमान स्तर में आधा करना। 2020 तक राज्य के स्वास्थ्य व्यय को राज्य बजट में 8% तक घटाना। 2025 तक भयावह स्वास्थ्य व्यय का सामना करने वाले परिवारों के अनुपात में वर्तमान स्तरों से 25% तक कमी लाना। 2020 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुसार पैरामेडिक्स और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2025 तक एक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की IPHS मानदंड के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2025 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में मानदंड के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल सुविधा स्थापित उपलब्ध कराना। 2020 तक स्वास्थ्य प्रणाली के घटकों पर सूचना के जिला स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को सुनिश्चित करना। आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा और वंध्याकरण के लिए अपनाए जाने वाले दबावकारी तरीकों को छोड़ दिया गया। अब इस कार्यक्रम के व्यापक आधार वाले सामाजिक जनसांख्यिकीय उद्देश्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत कुछ नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। 2017 में भारत सरकार ने इन सभी लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में नए लक्ष्यों के साथ निगमित कर लिया। इन नीति लक्ष्यों को पढ़ें और पहले पहलुओं पर विचार विमर्श करें। भारत का राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम हमें यह शिक्षा देता है कि हालांकि राज्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन के उद्देश्य से उपयुक्त परिस्थितियां बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, फिर भी अधिकांश जनसांख्यिकीय परिवर्तनशील दरों में, विशेष रूप से मनुष्य की प्रजनन दर के मामले में, अंततः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।